हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन शॉर्ट्स में। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुके हैं। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को अच्छी करने के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए साइंस की रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम चैप्टर वाइज पूरी बुक को कवर करेंगे। तो ये है दोस्तों सीरीज़ का पहला लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 की थ्योरी। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो दोस्तों, ये है चैप्टर 1, जिसमें जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं साथ के साथ हिंदी में भी इसको डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, इसका नाम है, हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है दोस्तों, क्या क्या टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, और कैसे हम इनको पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या होती है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इसको भी देखेंगे दोस्तों। संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं, हिंदी में बोलते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या है उसमें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन और अपचयन। कोरोजन, रेंसिडिटी। कोरोजन दोस्तों संक्षारण बोलते हैं, संक्षारण। और रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता। दोस्तों, एक एक करके हम सभी टॉपिक्स को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। कोई भी रिएक्शन कब केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, जब कोई सब्सटेंस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस कोई डिफरेंट प्रोडक्ट में कुछ नया पदार्थ बन रहा हो, तो जब हम उसको बोलेंगे एक केमिकल रिएक्शन। दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं एक H2O सॉलिड में अगर लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, ये आइस है, और ये इस तरह से H2O लिक्विड हो जाता है। एक और लिख देता हूँ, H2O2, और ये H2O। देखिए दोस्तों, जब पहली रिएक्शन हम इसमें देखते हैं तो इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। जो H2O सॉलिड है यानी कि आइस है, वही क्या है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। जब तक कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा किसी प्रोडक्ट में, तब तक हम उसको केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, इसका भी ध्यान रखना है। सिर्फ स्टेट चेंज होने से हम किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते। तो दूसरी रिएक्शन देखते हैं, H2 गैस, गैस लिख देते हैं, गैस। O2 गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड। H2O लिक्विड में। कोई दो अलग अलग सब्सटेंस एक मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हो सकती है किसी केमिकल रिएक्शंस को डिटरमाइन करने की। कैसे हम पता लगाएं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो क्या हो सकता है, स्टेट में बदलाव हुआ हो, यानी कि उसकी अवस्था में बदलाव हुआ हो। रंग में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन कलर, कि कलर में कोई चेंज आया हो, कोई रिएक्टेंट है ब्लू से दूसरे कलर में हो गया हो। जैसे दोस्तों, अगर हम देखें कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जब हम इसमें आयरन नेल्स को डालते हैं तो ये कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का। तो ये कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का, जो कि होता है फेरस सल्फेट। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्राउन कलर का क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन है वो रिप्लेस कर देता है कॉपर को। अब गैस की बात करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस रिलीज हुई हो, तब भी हम क्या कहेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर किसी कार्बन को जलाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होगी। चेंज इन टेम्परेचर, दोस्तों टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तब भी हम कहेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है।
दोस्तों जो लेफ़्ट साइड है, हम पहले एक बार लिख लेते हैं, ये Mg प्लस O2 MgO, यानी कि मैग्नीशियम। देखो दोस्तों, प्लस का साइन यहाँ पर डिटरमाइन कर रहा है कि ये बता रहा है कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, और ये दर्शाता है कि इस रिएक्ट करके ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो किसी भी रिएक्शन को कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लेफ्ट साइड हमेशा रिएक्टेंट्स को लिखेंगे और राइट साइड प्रोडक्ट्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दोस्तों क्या क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों क्यों ज़रूरी होता है ये समझ लीजिए पहले, क्यों ज़रूरी होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए ये है कोई रिएक्शन H2 प्लस Cl2 और HCl। यहाँ पर H2 जो है हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम है। और क्लोरीन के कितने एटम हैं? 2 एटम। और यहाँ पर क्या बन रहा है? एक ही एटम HCl का एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इधर हाइड्रोजन 2 थे, क्लोरीन भी 2 थे, लेकिन इधर दोनों कंबाइन होकर एक हो गए। तो वो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन कहाँ गया? दोस्तों वो हुआ रिएक्शन में ही कंज्यूम है, लेकिन वो अनबैलेंस हुआ क्योंकि हमने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया। अगर हम इसको बैलेंस कर देंगे तो दो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेंगे, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल से। ठीक है दोस्तों, अब क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मास? इससे हमें पता चलता है जो मास है वो ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो टोटल मास को बैलेंस करने के लिए हमें एक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। यानी क्या है, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल होना चाहिए। इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे बैलेंस कैसे करते हैं। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाता है बैलेंस करने के लिए। तो कैसे करना है, एक बार आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम क्या क्या लिखेंगे। तीन कॉलम बनाने हैं दोस्तों, जिसमें पहले में लिखना है एलिमेंट्स, दूसरे में लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड एलिमेंट्स, और इसमें राइट साइड के। दोस्तों अगर एक बार आप सीख गए तो आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एलिमेंट का है जिंक, पहला क्या है दोस्तों, जिंक, आयरन Fe, सल्फ़र, ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, सिर्फ यही एलिमेंट है। पहले में देखते हैं कि लेफ़्ट साइड कितने जिंक है, एक जिंक है। राइट साइड कितने जिंक है, एक जिंक है। इसको बैलेंस नहीं करना है। अब देखते हैं इधर, ये आयरन कितने हैं, 3, और इधर कितना है, 1। सल्फ़र कितना है, 1, इधर भी 1। ऑक्सीजन 4, और इधर भी 4। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे कि सिर्फ अनबैलेंस क्या है, कौन असंतुलित है, सिर्फ आयरन असंतुलित है। अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 3 लगा दूँ, तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ भी 3 हो गया और इधर भी 3 हो गया। इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी देखते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, साथ में आप एक नोटबुक उठा सकते हैं और उसमें
ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, पहले एलिमेंट्स, फिर लेफ़्ट साइड और फिर राइट साइड। एलिमेंट्स पहला Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन ही है दोस्तों यहाँ पर। तो Fe कितने हैं इधर साइड तीन ही है दोस्तों यहाँ पर। तो Fe कितने हैं दोस्तों? Fe है एक, इधर कितने हैं? तीन। हाइड्रोजन कितने हैं? दो, इधर भी दो। ऑक्सीजन कितने हैं? एक, इधर कितने हैं? चार। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे ऑक्सीजन बराबर करने हैं तो क्या करना होगा? इधर क्या करना होगा दोस्तों? मुझे 4 से गुणा करना होगा। इधर क्या करना होगा? 4 से गुणा करना होगा। ठीक है दोस्तों, और Fe मुझे 3 करने हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा? 3 से यहाँ भी गुणा करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितने बन जाएंगे? टोटल 8 बन जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर 8 हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 4 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, ताकि हाइड्रोजन भी बराबर हो जाए। दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है जब आप बैलेंस कर रहे हो कि कोई और दूसरा एलिमेंट अनबैलेंस ना हो, क्योंकि जब इधर हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं तो हाइड्रोजन क्या हो रहा था? अनबैलेंस हो रहा था। तो हमने इधर भी क्या कर दिया? 4 से गुणा करके हाइड्रोजन को भी क्या कर दिया? संतुलित कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ से भी दोस्तों हर बार क्वेश्चन बनता है। हर बार अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर के बोर्ड का एग्ज़ाम उठाएंगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें हमें पहले पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं संयोजन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन अगर आप समझे, अगर इंग्लिश का ही एक वर्ड है कंबाइन होना, आपस में क्या कर जाना? कंबाइन हो जाना। इसमें क्या होगा? इस रिएक्शन में क्या होता है? एक से ज़्यादा जो होंगे इसमें रिएक्टेंट होंगे। रिएक्टेंट हमेशा कितने होंगे? मोर देन 1 होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा? 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जो होंगे आपस में मिलके कोई सिंगल एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इसमें क्या है? जो H2 और O2 मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन वाटर बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। और ये देखो इसमें भी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं लाइम, और इसको क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो इसकी पहचान कैसे? कि रिएक्टेंट क्या होंगे? हमेशा ज़्यादा होंगे। रिएक्टेंट क्या होगा? हमेशा एक से ज़्यादा होंगे, और प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? सिंगल बन रहा होगा। तो रिएक्टेंट मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर। और प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ये कई बार जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें कैसे पहचान कर सकते हो कि रिएक्टेंट अगर 2 या 2 से ज़्यादा है और प्रोडक्ट सिंगल है, तो इसका मतलब क्या है? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये किस टाइप के रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको ऊष्मक्षेपी, यानी कि जिससे जो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। हीट क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? रिलीज होती है, निकलती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अब आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा दोस्तों? कोई एक सिंगल एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा होगा। वो क्या होगा कि टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। कोई सिंगल कंपाउंड क्या होगा? ब्रेक कर रहा होगा कोई 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में। इसमें क्या है दोस्तों? देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये AB है, कोई प्रोडक्ट है,
सॉरी सॉरी दोस्तों, ए भी क्या है, कोई कंपाउंड है और वो टूट के क्या बना रहा है, दो सिंपलर सब्सटेंस बना रहा है। अगर इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इस क्या करेंगे, इसको अगर हीट करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या है, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट, बार बार प्रोडक्ट बोल रहा हूँ दोस्तों, माफ़ करना, कोई एक सिंगल सब्सटेंस, कोई सिंगल कंपाउंड दो डिफरेंट सिंपलर सब्सटेंस बनाएगा। तो इसकी पहचान क्या है दोस्तों, डिकम्पोजिशन की पहचान कैसे होगी, इसमें रिएक्टेंट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। रिएक्टेंट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। और प्रोडक्ट हमेशा कैसे होंगे, मोर देन 1, और 2 और मोर भी आप लिख सकते हैं, 2 और मोर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा और इसकी पहचान भी पता चल गई होगी। तो कॉम्बिनेशन में क्या था, बिल्कुल डिकम्पोजिशन का उल्टा है। इसमें रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं और डिकम्पोजिशन में प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक और डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, कि ये रिएक्शन कब होगी, जब हम इसको थोड़ी हीट देंगे। दोस्तों ये है टाइप, कुछ टाइप लिखे हुए हैं मैंने रिएक्शन के एग्जांपल। FeSO4 क्या हो रहा है दोस्तों, आप एक काम करना है, इनको बैलेंस ज़रूर करके देखना, आप इनको बैलेंस करना। ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करके इसको बैलेंस ज़रूर करना है, इससे आपको याद भी हो जाएगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था, कोई एक सिंगल कंपाउंड बहुत सारे सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट रहा होगा। तो Fe2O3 SO2 SO3। ठीक है दोस्तों, इसमें हीट दी हमने, इसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, अभी इसका दोस्तों मैंने एग्जांपल दिया था किस तरह से। तो इसमें भी क्या देते हैं हम, पहले हीट देंगे और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हीट क्यों देते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए या उसको ब्रेक करने के लिए हमें हीट देनी होगी, ताकि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट सके। ये सारे एग्जाम्पल है दोस्तों किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, वियोजन अभिक्रिया के। ठीक है दोस्तों ये जो ये एग्जाम्पल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्या होता है दोस्तों, इसमें बोलते हैं कि जो AgCl है, वो AgCl कैसा है, ये थोड़ा ब्लैक हो जाता है। आपने देखा होगा जो आपके घर में सिल्वर होती है कुछ टाइम बाद ब्लैक हो जाती है, वो क्यों होती है, क्योंकि वो AgCl होता है, उस पर जो क्लोराइड की एक लेयर बन जाती है। AgCl रिएक्ट करके जो सिल्वर है वो रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना लेता है, लेकिन अगर हम उसको धूप में रख देते हैं तो वो फिर से शाइनी हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब सिल्वर को हम धूप में, सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखते हैं तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड से अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है और सिल्वर रह जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना दोस्तों, और इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपने डिस्प्लेसमेंट का नाम भी सुना होगा, जब आप 9th क्लास में चैप्टर 8 पढ़ेंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हिंदी में, विस्थापन। दोस्तों इसमें होता क्या है, विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड फॉर्म में से अलग कर देगा। क्या होगा, जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और ख़ुद इसकी जगह पे आ जाएगा। तो देखो दोस्तों आगे क्या हो रहा है, जो कॉपर जो आयरन है वो क्या हो जाता है, आयरन सल्फेट बना लेता है और इसी से कॉपर अलग हो जाता है। दोस्तों इससे क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, अगर आप लैब में भी अगर आप गए हों स्कूल में या टीचर ने आपको बताया हो, क्या किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, जो कॉपर सल्फेट है दोस्तों, जो कॉपर सल्फेट है वो कैसा सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, या ब्लू कलर का एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो आयरन है, जो आयरन सल्फेट है वो कैसा होता है, वो होता है दोस्तों रेडिश ब्राउन।
कैसा होता है दोस्तों, रेडिश ब्राउन। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो आयरन है, जब हम आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, और ये कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो वो रेडिश ब्राउन क्यों होता है, क्योंकि वो फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को रिप्लेस कर देता है। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरह से आता है, when iron nail is dipped into the copper sulfate it turns brown. Why? Because it forms ferrous sulfate, means iron is replacing copper, that's why it turns reddish brown। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिंक, इसी तरह से जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट से, वो भी जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को हटा देता है। ऐसे ही दोस्तों जो लेड हो गया, कॉपर क्लोराइड, यहाँ पर क्या होगा, PbCl2 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल थे दोस्तों जो पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आपको दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि कोई एक कंपाउंड होगा और सिंगल एक एलिमेंट, उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा होगा, वो रिएक्ट कर रहा होगा। देखो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है, कोई एक एलिमेंट किसी एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, दो डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे और अपने आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। दोस्तों ये क्या करेगा, जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ चला जाएगा और सल्फेट है वो बेरियम के साथ चला जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या बनता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या होती है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये सॉलिड जो होता है, जैसे ये ये है टेस्ट ट्यूब दोस्तों। जब हम इसमें रिएक्शन कराएंगे, जो नीचे सॉलिड जमता है उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। जो बेरियम सल्फेट है वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक मिनट दोस्तों, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है, ऑक्सीडेशन। दोस्तों इसी से याद रखना है, ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जब कोई सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन, तो उसी किसी भी रिएक्शन के दौरान उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज। हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों उपचयन। क्या बोलते हैं दोस्तों, उपचयन। जब कोई भी पदार्थ, सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, यानी कि ग्रहण कर लेता है, और या फिर हाइड्रोजन को लॉस कर देता है, खो देता है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम उपचयन। एक मिनट दोस्तों, उपचयन है, उपचयन नहीं, उपचयन, उपचयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या होगा दोस्तों, हम रिड्यूस यानी कि खो रहे होंगे। किसको खो रहे होंगे, ऑक्सीजन को। सब्सटेंस जब लॉस कर देता है ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को गेन करता है किसी भी रिएक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं, वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अपचयन। ठीक है, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी दोस्तों। दोस्तों जो एग्ज़ाम में वो किस तरह से पूछेगा कि फाइंड द एलिमेंट विच इज़ रिड्यूस्ड, वो तत्व ज्ञात कीजिए जो
रिड्यूस हुआ है या अपचयित हुआ है या उपचयन हुआ है जिसका। तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, जो कॉपर है वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हुआ है रिड्यूस यानी कि अपचयन। कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन। हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन यानी कि ऑक्सीडाइज। ठीक है दोस्तों। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी रिएक्शन में एक साथ हो, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन, या इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोल देते हैं। यानी कि अपचयित और उपचयित जब एक साथ, दोनों एक साथ हों तो उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, इन एग्जाम्पल समझते हैं हम। तो जिंक ऑक्साइड क्या है, जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, जिंक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों एक बार, रिड्यूस, कौन रिड्यूस हुआ है वो भी लिखेंगे और कौन ऑक्सीडाइज हुआ है। तो पहली रिएक्शन में दोस्तों आप बताओ कौन रिड्यूस हुआ है, जिंक क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है क्योंकि उसने ऑक्सीजन का लॉस किया है। कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है दोस्तों, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि उसने ऑक्सीजन को गेन किया है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरी रिएक्शन को। इसमें क्या हो रहा है, जो मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मैंगनीज क्लोराइड, हाइड्रोजन वाटर और क्लोरीन। दोस्तों अगर हम देखेंगे यहाँ पर देखते हैं कि जो मैंगनीज ऑक्साइड है वो क्या बना रहा है, मैंगनीज क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलके क्या बना रहा है, अलग अलग वाटर बना रहा है और क्लोरीन बना रहा है। जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, और क्लोरीन भी क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। जब हमने बात की थी दोस्तों लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन अगर लॉस करता है तो वो भी क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। मैंगनीज बताओ दोस्तों, मैंगनीज क्या हुआ है, मैंगनीज भी रिड्यूस हुआ है। मैंगनीज क्या हुआ है दोस्तों, रिड्यूस हुआ है। ठीक है दोस्तों। और हाइड्रोजन क्या हुआ है, वो भी ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, जो आपको याद रखना है कैसे हम फाइंड करेंगे कि कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है। तो आपको बस एक जनरल टर्म याद रखनी है, अगर ऑक्सीजन का गेन होता है तो ऑक्सीडेशन है, या इसका उल्टा भी याद रखना है कि अगर हाइड्रोजन का लॉस होता है तो वो भी ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं कि हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है। सबसे पहले क्या है, कोरोजन, इसको बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है दोस्तों, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। आप कभी भी अगर आप कोई भी आयरन देखते हैं, उसका क्या होता है, जंग लग जाना, वो भी एक तरह का क्या है, कोरोजन है। क्या है दोस्तों, वो एक कोरोजन है। तो ये क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोरोजन प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी एटम क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है किसको, टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को। यानी कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, उस एलिमेंट का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। कैसे दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या है, आयरन है। आयरन क्या करेगा, जब एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा ये, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, रस्टिंग, जंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये कैसे कलर की होती है दोस्तों, ब्राउन कलर की होती है। तो इसमें प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, यानी कि कोरोजन जैसे प्रोसेस में क्या होता है, उसमें क्या होगा, एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्सीजन को और या वाटर को जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं कोरोजन। सिर्फ ऐसा नहीं है कि दोस्तों सिर्फ आयरन ही है, और भी बहुत सारे मेटल होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम भी होता है दोस्तों। एल्यूमिनियम भी आपने देखा होगा। कॉपर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, उसको कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं।
ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट। वो कैसा हो जाता है, थोड़ा ग्रीन टाइप का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेंसिडिटी की। क्या होती है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। क्या होता है दोस्तों, इसमें जो भी फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्मेल और थोड़ा टेस्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो भी फूड आइटम्स होते हैं जिसमें फैट्स है, वसा है या ऑयल है, तो वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर लेंगे और वो क्या हो जाएंगे, रेंसिड हो जाएंगे, यानी कि विकृत गंधित हो जाएंगे। और उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी और टेस्ट भी साथ के साथ चेंज हो जाएगा। जब आपने देखा होगा दोस्तों, अगर घर में अचार, अगर जो हमारे घर में अगर अचार डालती हैं, जो हमारी मम्मी है या फिर कोई भी है, वो क्या करती हैं, अचार डालती है, उसके साथ क्या डालती हैं, एक वाइट कलर का पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है दोस्तों। वो क्या होता है, वो लंबे समय तक अचार को चलाने के लिए, क्योंकि वो उसमें क्या डलता है, ऑयल डल रहा है, तो वो क्या हो सकता है, रेंसिड हो सकता है। इसलिए उसको लंबे समय तक सही रखने के लिए उसमें क्या डालते हैं, उसमें एक वाइट पाउडर डालते हैं। वो दोस्तों अभी तो नाम याद मुझे आ नहीं रहा है, वो सोडियम का कोई, सोडियम का कोई प्रोडक्ट होता है। अभी दोस्तों मुझे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कभी और बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें इसको बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट। जो ऑक्सीडेशन होने से बचाए उसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। जो कंपाउंड्स या जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या है, सब्सटेंस which are used in fat and oil containing food items so that they can prevent them from oxidation are called antioxidant। क्या है दोस्तों, ये कोई भी सब्सटेंस जो फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स को ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। जो चिप्स मैन्युफैक्चरर है, आपने कभी चिप्स खाया होगा तो उसमें बहुत सारी एयर भरी होती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो दोस्तों, अगर आपने चिप्स लिया है, चिप्स का पैकेट लिया है, तो उसमें बहुत सारी क्या होती है, एयर भरी होती है। वो एयर क्यों होती है, उसमें दोस्तों नाइट्रोजन की एयर भरी होती है, N2 गैस भरी होती है, ताकि जो एयर है वो उसको ख़राब होने से बचाती है। जो चिप्स हैं उनको ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। जो N2 है क्या है, न्यूट्रल गैस है दोस्तों, ये रिएक्ट नहीं करेगी। अगर उसमें न्यूट्रल N2 गैस होगी तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, तो इसलिए वो क्या होते हैं, लंबे समय तक उसमें अच्छे से बने रहते हैं। इसलिए उसमें क्या भरी जाती है, N2 गैस N2 गैस भरी जाती है। N2 भी क्या हो सकती है, एक एंटीऑक्सीडेंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो जिसमें हमने बात की पूरे चैप्टर 1 की सभी टॉपिक्स लगभग हमने कवर कर लिए दोस्तों। और इसी के साथ हम जो नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे, वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में क्या बात करेंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक और शेयर प्लीज़ कर दिया करो दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि और साथ के साथ आपको बेल आइकन भी दबा देना है, ताकि दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक यू वेरी मच।